चलो दोस्तों, आज हम लोग एक अच्छा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं जो रहेगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो रहेगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ये हमारा स्पेशल रैपिड रिवीजन क्वेश्चंस रहेगा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आप ये लेक्चर में पूरे एनर्जी के साथ में जुड़ जाएगा। आज के लेक्चर में हमको बहुत सारा मजा आने वाला है। ओके, आज पूरे जितने भी सेक्शंस रहेंगे, जो मैक्सिमम सेक्शन जो इम्पोर्टेंट रहेंगे हमारे, वो सभी सेक्शंस आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस लेक्चर में। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। जो पार्ट फर्स्ट पार्ट रहेगा जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहेगा, और सेकंड पार्ट रहेगा हमारा ये पूरे पार्ट का पूरा रैपिड रिवीजन रहेगा। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक ये पूरे एक रिदम के साथ में हम लोग पूरे सेक्शन है वो कवर करने वाले हैं। यहाँ पे दोनों भी बातें आपको समझनी है, एक कॉन्सेप्चुअल बातें समझनी है और दूसरे रैपिड रिवीजन है वो भी हमको समझना है। लेकिन हमको ये पूरा लेक्चर स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ बातें याद रखते हैं कि हमको करना क्या है। तो हमको करना कुछ नहीं है, हमको करना है कि जो आपके सामने में जो लिखा है वो अच्छे से पढ़ो और अपने दिमाग है, अपना मस्तिष्क से वहां पे फिट बैठा लो। यहाँ पे क्या लिखा है, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक आप अपना लक्ष्य ना हासिल कर लो। आपके माइंड में जो कुछ भी आपने डिसाइड किया है उसका लक्ष्य आपको जब तक नहीं मिलता है तब तक आपको क्या करना है, कंटिन्यूस प्रोसेस में परिश्रम करते जाना है, कंटिन्यूस प्रोसेस में अपना स्टडी करते जाना है। ये हमको भी पता है कि भाई जब हम क्या बोलते हैं कि जब किसी वृक्ष को तोड़ना है तो कुल्हाड़ी के एक घाव से वृक्ष नहीं टूटता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुल्हाड़ी का कंटिन्यूसली हैमर करना पड़ता है। वैसे ही हमारा स्टडी है। अगर हम लोगों ने अपने स्टडी के रिगार्डिंग अपना गोल सेट किया है तो उसके रिगार्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, गोल्स को फॉलो करना पड़ेगा। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले भी एक आपको सबको पता है कि भाई अगर हम लोगों ने एक अर्जुन की स्टोरी हमको पता है कि महाभारत में अर्जुन थे। उनको जब वो अपने विद्यार्थी जीवन काल में थे तो उनके गुरु ने उनको पूछा था कि उनको क्या दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, मुझे जो पंछी है, जो पक्षी है, उसकी आग दिख रही है, उसके आजू बाजू में कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप समझ, आपके सामने जो जेएमएफसी है, जेएमएफसी को आप पंछी की आग बनाना और आप खुद को अर्जुन समझ के उसकी तरफ क्या करना है, प्रॉपरली तीर है वो छोड़ देना। लेकिन आपका फोकस है, फोकस किसके किसके ऊपर में रहना चाहिए, जेएमएफसी है उसके ऊपर ही आपका फोकस रहना चाहिए। और जब तक आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं करते रहे तब तक आपको क्या है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। ओके, एक बात। दूसरी बात आ जाती है अपने स्टडी के रिगार्डिंग। देखो, हमारे पास में तो अभी बहुत कम समय है। अपने कम समय में जितने भी एक्ट्स हो सके वो एक्ट्स कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। और एक्ट्स के रिगार्डिंग जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ये महाराष्ट्र जुडिशरी के, उसके बाद में गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या दिल्ली है, ये बहुत सारे जुडिशरीज के प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चंस का कंबाइंड क्वेश्चन पेपर बना के आपके सामने ला देने की मैं कोशिश करूंगा। जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा मैं आपको पक्का क्वेश्चन गूगल शीट में आपको या अपने चैनल पे अपलोड करते जाऊंगा। अब थर्ड थिंग्स आती है, जब भी आप प्रिलिमिनरी का स्टडी कर रहे हो तो अपने पास में टाइम बहुत कम है। ये कम समय में हमको क्या करना है, हमारा जो स्टडी है वो जनरली हम तो स्टडी मेन टू प्रिलिमिनरी करते हैं। मेन टू प्रिलिमिनरी, जैसे कि मेन क्वेश्चन मेन के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। लेकिन अभी हमारे पास में समय कम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा फोकस हमारा प्रिलिमिनरी पे लगाना पड़ेगा ताकि हमारा जो रोड मैप है वो क्लियर हो जाए। हमारा रोड मैप क्या है कि प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करके मेन के एग्जाम में अपीयर होना, ये हमारा टेम्परेरी गोल रहना चाहिए। ओके, और जेएमएफसी बनना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। लेकिन टेम्परेरी गोल हमारा क्या रहना चाहिए कि जेएमएफसी का प्रिलिमिनरी
क्वालिफाई हो, तो उसके लिए आप मेरे साथ में बने रहिएगा। ओके, हम लोग आज देखेंगे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, हाँ, तो एक बात है कि आप हार मत जाना कि जिंदगी है खेलती उसी के साथ में है, जो जिंदगी जो खिलाड़ी है वो बेहतरीन है। ओके, जिंदगी जो खेलती उसी के साथ में है, जो खिलाड़ी बेहतरीन है। आपके लाइफ में जो कुछ भी स्ट्रगल आ रहा है, वो स्ट्रगल के लिए आप बिल्कुल डरना भी नहीं है आपको। ओके, यहाँ पे दर्द सबके एक सरीके है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके दर्द क्या है, एक सरीके है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई दर्द में बिखर जाता है तो कोई डर से निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, बिखरना है या निकलना है, ये आपको ही डिसाइड करना है। ओके, तो ये लाइन को आप याद करना। यहाँ पे लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको क्या रहेंगी, बहुत छोटी जाएगी, छोटी दिखनी चाहिए। ओके, तो यहाँ इतना हम लोग यहाँ से करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो 1872 का ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। हमारे पास में ऐसे लॉज है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये हमारा कौन सा है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। आपको ये देखना पड़ेगा, ये 1872 ईयर्स का कौन सा एक्ट है, 9वां नंबर का है, 9th नंबर का एक्ट है। ये एक्ट इनैक्टेड हुआ है 25 अप्रैल और ये एक्ट एनफोर्स में आया 1 सितंबर 1872 को। ये दोनों की डेट क्या करना है, आपको मेमोराइज करके रखना है। ओके, ये दोनों भी डेट्स क्या करने हैं आपको थोड़े से मेमोराइज करने हैं। अब आते हैं हमारा सेक्शन 3 पे, हम लोग डायरेक्टली आ गए। देखो हमको यहाँ पे क्या है, सेक्शन 3 भी नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस है, हमको ये पढ़ना है। बिकॉज जब इसके पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो है जो डेफिनेशन का, वो देखा नहीं देखा रहेगा तो आप वो देख लेना, वहाँ पे पूरा सेक्शन 2 वहाँ पे कवर किया है। तो हम लोग जब भी हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो हमको क्या करना है, तो सेक्शन 1 से लेकर 75 तक कंटिन्यूसली नहीं पढ़ते जाना है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आप शुरुआत कहाँ से करना, सेक्शन 10 से करना। ओके, बिकॉज हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो काफी बार पढ़ा है, हम लोग एलएलबी में भी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, या हर जगह पे हम लोगों ने क्या किया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है। लेकिन हमारा लॉ पढ़ने का जो सही तरीका है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, सेक्शन 10 से स्टार्ट होगा। ओके, तो हम लोग आज सेक्शन 10 से डील करने वाले हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अभी मेरे पास में एक मोबाइल है, मुझे मेरा मोबाइल मेरे फ्रेंड को 10,000 रुपीज में बेचना है। ओके, और मेरा फ्रेंड 10,000 रुपीज में ये मोबाइल खरीदने के लिए रेडी है। ये सिंपल एग्जांपल है। ओके, ये एग्जांपल में क्या आ रहा है कि मैंने मेरे फ्रेंड को ऑफर दी, वो मेरे फ्रेंड ने वो ऑफर एक्सेप्टेंस की, और हमारे बीच में क्या है, कंसिडरेशन भी है। मेरे लिए 10,000 रुपीज कंसिडरेशन है और मेरे फ्रेंड के लिए मोबाइल कंसिडरेशन है, और हम लोग क्या बेच रहे, मोबाइल बेच रहे। सब्जेक्ट मैटर है वो भी कैसे है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। ओके, तो जो मैं मोबाइल बेच रहा हूँ वहां पे मेरी विलिंगनेस है, वो मोबाइल परचेस कर रहा है, वहां पे वो पर्सन की या मेरे फ्रेंड की क्या है, विलिंगनेस है, और हम दोनों भी क्या है, कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। तो ये जो मैंने जो आपको एग्जांपल बताया कि मुझे मेरा मोबाइल 10,000 रुपीज में मेरे फ्रेंड को बेचना है, और वो भी 10,000 रुपीज में मेरा मोबाइल परचेस करने के लिए रेडी है। तो ये एग्जांपल में आपको पूरा सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 30 तक, ओके, ये पूरी चीजें यहाँ पे क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन ये पूरी चीजें देखने वाले हैं। तभी याद रखना, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे के, तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते टाइम पे आप सेक्शन 1 से लेकर मत स्टार्ट करना, या सेक्शन 1 और 2 भी पढ़ा आपने, उसके बाद में सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 पढ़ो। सेक्शन 10 में जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स दिए, वो इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट वो कवर कर देगा। ओके,
तो हम लोग क्या करते हैं अभी जनरल प्रिंसिपल्स जो सेक्शन 1 से लेकर 75 है वहां से सेक्शन 10 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 10 में स्पेसिफिकली दिया है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है या वैलिड अग्रीमेंट करता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड अग्रीमेंट के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है तो ये कहाँ पे दिए सेक्शन 10 में दिए। तो सेक्शन 10 का हेडिंग क्या है व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कौन सा अग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं तब जैसे कौन सा अग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सेक्शन पढ़ने का या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का बेसिक फॉर्मूला है वो आपके सामने आ गया। हमको क्या करना है पहले सेक्शन 10 पढ़ना है, उसके बाद में सेक्शन 12 पढ़ना है, 13 से लेकर 22 तक पढ़ना है, उसके बाद में सेक्शन 23 है, 23 के बाद में सेक्शन 24 टू 30 एंड लास्ट में सेक्शन 56। ये सारे सेक्शन हमको क्या करने हैं पढ़ने हैं और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के यही पार्ट पे आते हैं। तो आप थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन करो और क्या करना ये सेक्शंस को मेमोराइज करने की कोशिश करना। इतना ही स्लाइड्स को क्या करना आप मेमोराइज करने की कोशिश करो। ओके तो इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं बिकॉज जब भी इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स है वो इसेंशियल एलिमेंट्स हमको याद रहने चाहिए, वो याद आने चाहिए, वो या हम लोगों ने बाय हार्ट या मेमोराइज ही करना चाहिए। बस हमारे पास में टाइम बहुत कम है और ये कम समय में हमको क्या करना है अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस हमको क्या करना है यहाँ पे देना है। ओके तो हम लोग यहाँ पे सीधे आ जाते हैं कि सेक्शन 10 के बाद में आता है कि व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। कौन से ऐसे अग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है ऐसे अग्रीमेंट्स है जो लॉ ने उसको अपोज नहीं किया है और जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसिए दोनों क्या है कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और दोनों के बीच में मीटिंग ऑफ माइंड है। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब क्या है दोनों की यहाँ पे सहमति है और वो सब्जेक्ट मैटर है लॉ ने उसको प्रोहिबिट फॉरबिडन नहीं किया। ऐसे सभी अग्रीमेंट्स क्या बनेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, ऐसे सभी अग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। ओके तो इसी सेक्शन 10 में जितने भी इसेंशियल एलिमेंट दिए जैसे कि लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, ओके कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टीज है, उसके बाद में नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड है, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन है। ऐसे बेसिक एलिमेंट्स कहाँ पे दिए सेक्शन 10 में दिए। ये सभी बेसिक एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे फुलफिल होने चाहिए तो भी सेक्शन 10 पढ़ने का क्या है यहाँ पे हमको उपयोग होगा। ओके तो आपको ये समझ में आ गया सेक्शन 10 में हमको कौन सी चीजें पढ़नी है। तो ये सब कुछ चीजें है जैसे कि हम लोग को यहाँ पे सेक्शन 10 में व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट कभी हम लोगों ने देखे कौन सा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो अग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं है, जिस अग्रीमेंट में पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट है, पार्टीज में फ्री कॉन्सेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल पर्पस है, ओके और वहां पे कंसिडरेशन है, वो सभी अग्रीमेंट्स क्या कहेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो सेक्शन 10 में दिया है। उसके बाद में हमारा आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 में दिया है कि हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके कौन पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये दो सेक्शंस में आते हैं सेक्शन 11 और सेक्शन 12। सेक्शन 11 में क्या दिया है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो सेक्शन 11 में दिया है। तो कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो सेक्शन एज पर द सेक्शन 11 यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि माइनर पर्सन हु अनसर्माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ये तीन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब इनके अपोजिट में जो दो तीन पर्सन रहेंगे जो मेजर रहेगा साउंड माइंड रहेगा और तो पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है ये तीन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। तो यहाँ पे सेक्शन 11 आप थोड़ा सा अच्छे से मेमोराइज करके रखना बिकॉज उसके ऊपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सेक्शन 11 दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और दूसरा कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो कि हमारे सेक्शन 11 में क्लियरली मेंशन है। ओके तो यहाँ पे एक चीज आती है कि माइनर अनसर्माइंड पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ये क्या नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट
नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो माइनर के रिगार्डिंग हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में एज ऑफ मेजोरिटी डिसाइड किए। तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए जो पर्सन है जो 18 प्लस है, द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या है, कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। उसके रिगार्डिंग हमारे पास में एक लैंडमार्क केस है, मोदी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष का केस है। यहाँ पे 1903 में यहाँ पे प्रिवी काउंसिल ने ऐसे बोला है कि एनी अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर व्हिच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ या विच इज वॉइड एब इनिशियो, कोई भी पर्सन माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहेगा, वॉइड एब इनिशियो रहेगा। उसके रिगार्डिंग सर्टेन एक्सेप्शंस भी यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किए। तो यहाँ पे क्लियरली दिया है कि इफेक्ट्स ऑफ माइनर अग्रीमेंट, इफेक्ट्स ऑफ माइनर अग्रीमेंट क्या रहेगा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ रहेगा। व्हेन नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ रहेगा, जहाँ जहाँ पे माइनर है वो प्रॉमिसर है तब। लेकिन ऐसे अग्रीमेंट है जहाँ पे माइनर प्रॉमिसी है, माइनर वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने वाला है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहेंगे, एनफोर्सेबल बाय लॉ रहेंगे। तो आपको माइनर के अग्रीमेंट कब वैलिड रहेंगे, कब वॉइड रहेंगे, ये जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। कब वॉइड रहेंगे, जहाँ पे माइनर प्रॉमिसर है तो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट वॉइड रहेंगे। जब माइनर ही प्रॉमिसी है, प्रॉमिसी मतलब माइनर लेने वाला है, जिसके माइनर है किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, ओके, माइनर है कि प्रिंसिपल एंड एजेंसी में माइनर अगर एजेंट है, ओके, तो ये केस में अग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। या हम लोगों ने ये बोल सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में किसी पर्सन ने माइनर के नाम से चेक इशू किया है, ओके, और माइनर पर्सन क्या कर रहा है, वो चेक ले रहा है, गिफ्ट में माइनर पर्सन क्या है, डोनी है, तो ये क्या है, ये अग्रीमेंट है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे एनफोर्सेबिलिटी रहेगी माइनर के रिगार्डिंग, ओके। हाँ, उसके बाद में देखते हैं कि माइनर के अग्रीमेंट्स है कब एनफोर्सेबल नहीं रहेंगे। वैलिडिटी ऑफ माइनर अग्रीमेंट, नो रैटिफिकेशन, नो इंसॉल्वेंसी, माइनर्स एज अ शेयर होल्डर एंड माइनर्स एज अ एजेंट। ये पॉइंट्स थोड़े से मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं आपको। माइनर्स ये इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। माइनर के साथ में जितने भी अग्रीमेंट्स होंगे वो वॉइड एब होंगे। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, माइनर को कॉन्ट्रैक्ट क्या रैटिफिकेशन नहीं हुआ। रैटिफिकेशन मतलब ऑल्टरेशन और चेंजेस। माइनर जब मेजर होने के बाद में माइनर के साथ में फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। माइनर को आप इंसॉल्वेंट करके कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज माइनर की खुद कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए इनकॉम्पिटेंट है। उसकी वजह से हम आते हैं सेक्शन पॉइंट नंबर 4 पे, माइनस एज अ शेयर होल्डर। माइनर गलती से किसी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है तो माइनर को इमीडिएटली वो शेयर होल्डर की लिस्ट से उसका नाम क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, ओके। और पांचवा पॉइंट से माइनर एज एन एजेंट। तो माइनर है वो किसी भी एजेंसी में एजेंट बन सकता है, वो अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके लिए माइनर के पर्सनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, तो उनका जो प्रिंसिपल है वही पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो आते हैं सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 बोलता है अनसाउंड माइंड के रिगार्डिंग है। अनसाउंड माइंड का जो डेफिनेशन है या साउंड माइंड का जो डेफिनेशन है सेक्शन 12 में दिया है कि कौन साउंड माइंड है और कौन अनसाउंड माइंड है, उसके रिगार्डिंग। तो अनसाउंड माइंड या पहले हम लोग साउंड माइंड कौन है ये देखें। साउंड माइंड मतलब कौन है, जो पर्सन इज एबल टू आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन। जो ऐसा पर्सन है तो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एलिजिबल है, और वो पर्सन को ही इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो वो पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, साउंड माइंड बोलेंगे, ओके। समझ में आ गया। तो पर्सन कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन वो पर्सन को पता है, ओके, और वो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन क्या है समझ सकता है, वो पर्सन को हम लोग साउंड माइंड बोलेंगे। तो अनसाउंड माइंड क्या है, उसके अपोजिट में है, ओके, एग्जैक्टली द पर्सन के पास में कैपेसिटी नहीं है, ओके। किसके रिगार्डिंग कैपेसिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन
को इंटरप्रेट करने के रिगार्डिंग व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये अंडरस्टैंड करने के लिए जिस पर्सन के पास में मेंटल कैपेसिटी नहीं है, मेंटल एबिलिटी नहीं है, वो पर्सन अनसाउंड माइंड की कैटेगरीज में जाता है। और अनसाउंडनेस है विच इज कोई भी ऐसे रहता है कि अनसाउंडनेस ये परमानेंट नेचर का रहता है और कोई टेम्परेरी नेचर का रहता है। ओके, परमानेंट और टेम्परेरी नेचर का यहाँ पे क्या रहेगा, अनसाउंडनेस रहेगा, ये किस उसके बिहेवियर के ऊपर से डिसाइड होता है। ओके, उसके बाद में अग्रीमेंट विद कंसर्न माइंड विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी पर्सन अगर अग्रीमेंट करता है कंसर्न माइंड पर्सन के साथ में, तो वो अग्रीमेंट कैसे रहेगा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ रहेगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली थिंग्स यहाँ पे क्लियर हो गई है। और अनसोल्ड माइंड मतलब कौन है, इडियट है, लूनाटिक है और ड्रंकर है, ये तीन पर्सन के आगे अनसोल्ड माइंड की कैटेगरीज में आते हैं। ये भी इसके ऊपर भी आपको क्या था, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। और प्रोहिबिटेड बाय लॉ ऐसे कुछ पर्सन है जो एलियन एनिमी है, लॉ ने प्रोहिबिट किया है, फॉर एम्बेसडर्स है, और कन्विक्ट पर्सन है, ये पर्सन क्या नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेक्शन 13। ओके, सेक्शन 13 में क्या दिया है, कॉन्सेप्ट दिए, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सेक्शन 10 में देखे थे। सेक्शन कॉन्सेप्ट इट इज अ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, उसको हम कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, फ्री कॉन्सेप्ट भी बोलेंगे हम। तो सेक्शन 13 में क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया। सेक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, मीटिंग ऑफ माइंड है, जब प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, ओके, तो दोनों भी पर्सन है किसी एक सब्जेक्ट मैटर पे अग्री होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट बोलेंगे। ओके, दोनों का भी थिंग्स और सेंस क्या है, सेम है, तो ये क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा। और ये समझ में आएगा। उसके बाद में आते हैं फ्री कॉन्सेप्ट है, कब हमारा कॉन्सेप्ट है वो फ्री रहेगा। ओके, जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मतलब प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसर किसी भी अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे विदाउट 5 एलिमेंट्स। कौन से 5 एलिमेंट्स के बगैर उनको कॉन्ट्रैक्ट में आना है, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake। यहाँ पे क्लियरली दिए हैं, coercion सेक्शन 15 voidable, undue influence सेक्शन 16 voidable, fraud 17 voidable, misrepresentation 18 19 voidable and लास्ट में mistake 20 21 and 22 void। ये 5 एलिमेंट्स यहाँ पे दिए, किसी भी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में आना है, ये 5 एलिमेंट्स छोड़िए। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे ये कोर्शन का मतलब क्या है, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड का मीनिंग क्या है, एक हाइपोथेटिकल देख लेंगे हम। ये सब कुछ हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। ओके, तो पहले देखते हैं कोर्शन। कोर्शन का मतलब क्या है, कोर्शन का मतलब है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड। ऐसा कोई एक्ट है पर्सन ने कमिट किया है या कमिट करने की उसने धमकी दी है, कौन सा एक्ट, जो इंडियन पीनल कोड में फॉरबिड किया है, वो करने से मना किया है, वो एक्ट। या अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, किसी पर्सन को अनलॉफुल बेकायदे से क्या डिटेन करने की धमकी दी है और उनको डिटेन किया है, किसके रिगार्डिंग, कल्चरल इंटेंशन टू कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। उनका मैलिफाइड इंटेंशन है। मैलिफाइड इंटेंशन क्या है, वो पर्सन को जबरदस्ती से और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व करके लेना। तो ऐसे नेचर के कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहेंगे, वोइडेबल रहेंगे, जहां पे एक पर्सन के हाथ में क्या रहता है, ऑप्शन रहता है टू डू और नॉट टू डू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने का और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने के रिगार्डिंग। तो ओके, गॉट इट, समझ में आएगा। कोर्शन क्या है, कोर्शन एक एक्ट है विच इज थ्रेटनिंग, कमिटिंग और थ्रेटन टू कमिट, एक एक्ट किया है या एक्ट करने की धमकी दी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बोला कि अगर आप मुझे वॉच दोगे, नहीं दोगे, मैं क्या करूँगा, आपको एग्जाम में फेल कर दूंगा। अगर आप मुझे वॉच दोगे तो वॉच के बदले में आपको 500 रुपीज दूंगा। ये क्या है, मैंने स्टूडेंट को ये दिया है, क्वेश्चन दिया है, धमकी दी है। ओके, अगर वॉच 500 रुपीज पे दे दोगे तो क्या करूँगा, फेल कर दूंगा। डर के मारे स्टूडेंट ने क्या किया, मुझे 500 रुपीज में वॉच दी।
ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, जबरदस्ती से वो पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है और यहाँ पे मेरा मैलाफाइड इंटेंशन है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। क्यों वॉइडेबल है? बिकॉज स्टूडेंट्स उसके पास में ऑप्शन है टू कॉन्ट्रैक्ट में कंटिन्यू रहना या कॉन्ट्रैक्ट में रिवोक करना। जहाँ पे भी एक पार्टी के पास में ऐसे ऑप्शंस है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा या वो अग्रीमेंट हमेशा वॉइडेबल नेचर का होता है। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर पर्सन है, स्ट्रेंजर मतलब कौन है? जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेंजर बोलेंगे। तो कोर्शन में स्ट्रेंजर पर्सन भी पार्टी बन सकता है। तो ये कोर्शन के एसेंशियल एलिमेंट्स है, थोड़ा फास्ट देखते हैं हम लोग। ये फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड है। दूसरा, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। तीसरा, एक्सप्रेस ओवर द एक्सप्रेस्ड ओवर पर्सन और प्रॉपर्टी। फोर्थ, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी और बाय एनी वन, जो कोर्शन को प्ले कर सकता है, प्रॉमिसरी या प्रॉमिस दे दो, उसके अलावा कोई तीसरा स्ट्रेंजर पर्सन भी प्ले कर सकता है। और उनका इंटेंशन क्या है? किसी भी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व कराना, ये इनका इंटेंशन है। यहाँ पे क्वेश्चन के रिगार्डिंग बेसिक बेसिक थिंग्स क्या करनी है आपको, यहाँ पे मेमोराइज करनी है। यहाँ पे चिकम वर्सेस अमीर राजू का लैंडमार्क केस है, जहाँ पे एक वाइफ है अपने हस्बैंड को सुसाइड करने की धमकी देती है और ये फ्लैट अपने भाई के नाम पे लिखवा लेती है। सेकंड टॉपिक आता है हमारा अंडर इन्फ्लुएंस का, जो सेक्शन 16 में डिफाइन है। अंडर इन्फ्लुएंस में क्या होता है? जहाँ पे रिलेशनशिप है दो पार्टी के बीच में, ओके, फाइनेंशियल रिलेशनशिप है या पर्सनल रिलेशनशिप है, वहाँ पे एक पर्सन है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और दूसरा पर्सन है वो वीकर पोजीशन पे है। जो डोमिनेटिंग पर्सन है, ही इज यूजिंग द पावर्स एंड ऑब्टेनिंग एन अनफेयर एडवांटेजेस ओवर द विल ऑफ अदर्स। यहाँ पे एक डोमिनेट पोजीशन पे है, वो पर्सन क्या कर रहा है? वो अपने पावर्स यूज करके जो पर्सन इंफीरियर है उसके अगेंस्ट में अनफेयर एडवांटेजेस को ले रहा है उसके पोजीशन का। ओके, जहाँ पे वी हैव गुड एग्जांपल, यहाँ पे अच्छे एग्जांपल्स हैं हमारे पास में। तो यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट देखते हैं, उसके बाद में एग्जांपल्स देखेंगे। रिलेशनशिप कौन से हैं? फाइनेंशियल पेरेंटल रिलेशनशिप यहाँ पे आने चाहिए। ओके, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। देयर शुड बी टू पार्टी, दो पार्टी तो वहाँ पे रहनी चाहिए। समझ में आ गया आपको? दूसरा है पार्टी के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। थर्ड आता है एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे रहना चाहिए। फोर्थ है डोमिनेटिंग पोजीशन पे जो पर्सन है वो पर्सन है अनफेयर एडवांटेजेस लेने चाहिए और इट इन्वॉल्व अ मोरल और मेंटल प्रेशर। अंडर इन्फ्लुएंस में क्या होता है? मोरल और मेंटल प्रेशर यूज करता है, लेकिन कोर्शन में क्या आता है? फिजिकल फोर्स कोर्शन में अप्लाई करते हैं। ओके, हमारे पास में यहाँ पे एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स क्या है अंडर इन्फ्लुएंस के? यहाँ पे डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है, वहाँ पे देर में भी चांसेस, यहाँ पे चांसेस है कि डॉक्टर्स है अपने पेशेंट को मोरली प्रेशराइज कर सके। यहाँ पे रिलीजियस एडवाइजर है, फादर है, टीचर है, प्रमोटर्स है, मास्टर्स है। ओके, ये पर्सन क्या है? स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे है और अपने पावर्स का गलत फायदा करके या मिसयूज करके इंफीरियर पर्सन को वो क्या कर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस है वो प्ले नहीं होता है इन पर्सन के रिगार्डिंग। हस्बैंड एंड वाइफ है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट है, एंड डेटर है, क्रेडिटर है, ये यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस है वो अप्लाई नहीं होता है। ओके, उसके बाद में आता है फ्रॉड। फ्रॉड मतलब कपट। ओके, तो सेक्शन 17 में फ्रॉड दिया है, कोई भी पर्सन है, ओके, या उसका एजेंट है, इंटेंशन टू डिसीव, इंटेंशन टू डिसीव, डिसीव का मतलब क्या है? हार्म या लॉस करने के इंटेंशन से किसी पर्सन को इंड्यूस करना और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा के लेना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रॉड बोलेंगे। जो फ्रॉड के डेफिनेशन में आता है कि किसी पर्सन को फॉल्स सजेशन देना रिगार्डिंग द फैक्ट्स, ओके, जो फैक्ट्स ट्रू है वो पर्सन को अनट्रू है करके बताना। सेकेंड, जो एक्टिव या ट्रू फैक्ट्स है वो ट्रू फैक्ट्स को कैंसिल करना। थर्ड, प्रॉमिस, प्रॉमिस करना लेकिन उनका प्रॉमिस को फुलफिल करने का इंटेंशन नहीं है, तो भी वो क्या रहेगा? फ्रॉड रहेगा।
फिटेड टू डिसीव, उनका इंटेंशन यही है किसी पर्सन को हार्म करना या लॉस करने की इंटेंशन से पर्सन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट करता है। और यहाँ पे लॉ को स्पेसिफिकली क्या करता है, वो ओमिट करता है, ये फ्रॉड के डेफिनेशन में आता है। उसके बाद में बेसिक सा थिंग्स आता है कि यहाँ पे देखिए फॉल्स के रिगार्डिंग जो सेक्शन है, एक्टिव फॉल्स स्टेटमेंट, ओके, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट, और एनी एक्ट ओमिशन व्हिच इज लॉ डिक्लेयर एज अ फ्रॉडुलेंट, ओके, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या रहेगा हमारा, 5 पॉइंट से बेसिकली जो फ्रॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है, इज साइलेंस फ्रॉड, क्या चुप रहना भी फ्रॉड है? यस, कभी कभी जहाँ पे ड्यूटी है बोलना, लेकिन वो पर्सन बोल पाता है या वो पर्सन बोलता नहीं है, तो वो क्या रहेगा, फ्रॉड रहेगा। बिकॉज वो प्लेस पे रहेगा, वो पर्सन का ड्यूटी है बोलना लेकिन वो नहीं बोल रहा। जहाँ पे जिस किसी पर्सन का ड्यूटी है नहीं बोलना, लेकिन वो पर्सन क्या कर रहा है, वहां पे बोल रहा है, ओके, तो वो भी क्या रहेगा, फ्रॉड के कैटेगरीज में ही आता है। ओके, उसके रिगार्डिंग हमारे पास में केस है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस आशा गोयल का केस है। ये लैंडमार्क केस जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है, जहाँ पे अपना ड्यूटी है बोलना वहाँ पे बोलना चाहिए, जहाँ पे अपना ड्यूटी नहीं है बोलना वहाँ पे हमको नहीं बोलना चाहिए, उसके रिगार्डिंग। उसके बाद में आता है मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, कोई भी पर्सन है फॉल्स फॉल्स रिप्रेजेंट और इनोसेंटली वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, लेकिन वो ट्रू और एक्टिव फैक्ट से वो पर्सन को पता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। गलत फहमी से कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आना, उसको मिसरिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। यहाँ पे जो मटेरियल फैक्ट्स है कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के रिगार्डिंग, वहाँ पे दोनों भी पार्टीज को अवेयर नहीं रहती है, उसको ही हम मिसरिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। ओके, तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, यहाँ पे फैक्ट्स के रिगार्डिंग क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, वो रिप्रेजेंटेशन फॉल्स रहता है। और यहाँ पे किसी भी पर्सन का या दोनों भी पार्टी में से किसी भी एक पार्टी का इंटेंशन नहीं रहता है, या दोनों का भी इंटेंशन नहीं रहता है, इनोसेंस रहते हैं वो अंडर द मिसरिप्रेजेंटेशन अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ओके, तो मिसरिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग एसेंशियल एलिमेंट्स है, दो पार्टी चाहिए, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए, रिप्रेजेंटेशन एज एन एक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट, नो इंटेंशन टू डिसीव, और पार्टी मस्ट बी एक्चुअली एक्ट। यहाँ पे बेसिकली 5 रीजन दिए हैं या 5 एलिमेंट दिए हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए। अब देखना, दोनों दो पार्टी चाहिए, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन वहां पे होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन का एक्ट उन्होंने कंप्लीशन करना चाहिए, और उनका ऑब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे को डिसीव करना है, हार्म या लॉस करने का। हार्म और लॉस हम लोगों ने सेक्शन 17 में देखा था कि हार्म या लॉस करने का दोनों का भी इरादा नहीं है। ओके, और लास्ट में क्या है, पार्टी ने एक्चुअली वो एक्ट वो कंप्लीट करना चाहिए, तो ही वो मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरीज में आते हैं। ओके, मिसरिप्रेजेंट, उसके बाद में मिसरिप्रेजेंटेशन तो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग हम लोग देखें, पॉजिटिव असर्शंस है, पॉजिटिव असर्शन है, without an intention to deceive and innocently a party to an agreement। ये क्या है, ये बेसिक एलिमेंट्स है हमारे मिसरिप्रेजेंटेशन के। आप ये देख के रखना, इनके ऊपर में आपको 110% एमसीक्यू आने के चांसेस है। ओके, उसके बाद में आता है मिस्टेक ऑफ लॉ। ओके, मिस्टेक मिस्टेक की प्रोविजन आता है जो सेक्शन 20, 21 एंड 22 को डील करता है। कौन सा, मिस्टेक। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिस्टेक है ये भी देख लेते हैं। मिस्टेक में अपने पास दो प्रकार की मिस्टेक है। मिस्टेक का मतलब है इनकरेक्ट बिलीफ दैट इज इनोसेंट इन नेचर। कोई भी पर्सन इनोसेंट नेचर से किसी भी एक थिंग्स के ऊपर में विश्वास रखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिस्टेक बोलेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग बोलेंगे। ओके,
तो मिस्टेक हमारे पास है दो प्रकार की मिस्टेक है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है और दूसरा मिस्टेक ऑफ लॉ है। ओके, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स से रिगार्डिंग यूनिलैटरल एंड बायलैटरल है। ओके, तो ये भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहाँ तब तक देखते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 में ऐसे बोला है कि विल ओनली अप्लाई व्हेन द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर फुलफिल। कोई पर्सन मिस्टेक्स में आता है तो यहाँ पे तीन कंडीशन उनको फुलफिल होनी चाहिए। मिस्टेक मस्ट बी कंप्लीट बाय बोथ द पार्टीज। ओके, तो यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। मिस्टेक मस्ट बी एंड रिगार्डिंग सम फैक्ट्स, फैक्ट्स के रिगार्डिंग मिस्टेक होना चाहिए। अगर कोई पर्सन लॉ के रिगार्डिंग मिस्टेक करता है तो वो नॉट एडमिसिबल रहेगा। और थर्ड है इट मस्ट रिलेटेड टू फैक्ट्स विच इज इसेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कोई फैक्ट्स है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, इसेंशियल है। ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे ये आप क्या कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन। उसके बाद में टाइप्स ऑफ मिस्टेक में जैसे कि हम लोगों ने देखा यूनिलैटरल मिस्टेक है, बायलैटरल मिस्टेक है। यूनिलैटरल मिस्टेक मतलब असंख्य लोगों के बीच में होता है, बायलैटरल मतलब दो लोगों के बीच में कोई मिस्टेक होता है उसके रिगार्डिंग है। ओके, उसके बाद में आता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या है, इफेक्ट्स ऑफ मिस्टेक ऑफ एज टू लॉ। ये वैलिड है, कोई भी पर्सन है जो लॉ के रिगार्डिंग मिस्टेक करता है, वो अपने देश का लॉ वो पर्सन को मालूम नहीं है, इंटेंशन उसका लॉ को ओबे कर फॉलो करने का, ओबे करने का, लेकिन वो पर्सन को अपने कंट्री के लॉ के बारे में वो अनअवेयर रहता, तो ये वैलिड के डेफिनेशन में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दो दिया है, मिस्टेक ऑफ इंडिया, इंडियन लॉ विच इज वैलिड वन, एंड फॉरेन लॉ विल ट्रीट इट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कोई पर्सन फॉरेन में जाकर मिस्टेक कर रहा है वो क्या करके ट्रीटमेंट मिलेगा, उसको टैक्स करके ट्रीटमेंट मिलेगा। उसके रिगार्डिंग किया इलस्ट्रेशन है वो एक बार देखते हैं। ए एंड बी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian law of limitation, the contract is now voidable। तो एक पर्सन को ऐसे लगा कि वो डेट क्या हो गया, बार हो गया है, ठीक है, लेकिन वो डेट बार नहीं था, तो एज पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट तो ये वैलिड रहेगा। ओके, तो यहाँ पे नॉन वॉइडेबल है, जहाँ पे अगर हम लोग बेयर एक्ट देखेंगे तो बेयर एक्ट में जो सीधा वर्ड है वो वैलिड करके नहीं लिखा है, तो वहाँ पे वर्ड को थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल का मतलब क्या रहेगा, वो वैलिड ही रहता है। उसके बाद में आता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 में कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट्स। कोई भी पर्सन है वो मैटर ऑफ फैक्ट से रिगार्डिंग मिस्टेक करता है तो वो भी कैसे रहेगा, वो एडमिसिबल रहता है। ओके, उसके बाद में जो सेक्शन 22 तक हम लोग स्टडी किए, आता है सेक्शन 23। सेक्शन 23 में क्या दिया है, ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। ओके, कोई भी पर्सन लॉफुल कंसिडरेशन देता है और दो पर्सन के बीच में ऑब्जेक्ट भी लॉफुल चाहिए, तो ये उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहेगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ रहेगा। लेकिन जहाँ पे लॉफुल पर्पस और लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे वॉइड रहेगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए वॉइड अग्रीमेंट का, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। फॉरबिडन बाय लॉ, ऐसे भी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ ने क्या किया है, फॉरबिड किया है, ये सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉ ने मना किया है, ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट किए तो वॉइड है। डिफीट्स द लीगल प्रोविजन और फ्रॉडुलेंटली, किसी पर्सन ने लीगल प्रोविजन का हार्म किया है या उसका कपट वृत्ति है तो ये कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट केस वॉइड रहेगा। इंजरी टू पर्सन और इस प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी पर्सन का इंटेंशन ये है किसी पर्सन का प्रॉपर्टी या पर्सन को हार्म करना या उनके रेपुटेशन को हार्म करना। इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसे कोई अग्रीमेंट्स है वो इमोरल है पर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ रहेंगे। और ऑब्जेक्ट एंड पर्पस इज वॉइड, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट और पर्पस वॉइड रहेगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सेबल रहेगा। यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड, किसी भी पर्सन का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड
हो जाएगा। ओके, ये ऐसे स्पेसिफिकली दिया है। यहाँ पे हमारा एक सेक्शन है वो डील होता है। फटाफट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिवाइज करते हैं, तो आप एक बार सुन लेना या देख लेना आराम से। ओके, तो सेक्शन 10 में हम लोगों ने क्या लिखा, व्हाट अग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कौन सा अग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो कौन सा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, प्रॉपर ऑब्जेक्ट वाले जो भी अग्रीमेंट है और वहाँ पे प्रॉपर कंसिडरेशन दिया है, वो सब कुछ अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। उसके बाद में आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंसी दिया है कि कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है तो कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, जो सेक्शन 11 में दिया है। वो मेजर साउंड माइंड और पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। okay. उसके बाद में सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 में ऐसे दिया है व्हाट इज अ साउंड माइंड। ओके, साउंड माइंड कौन है उसका डेफिनेशन सेक्शन 12 में दिया है। तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हैं, टेम्पररी साउंड माइंड और परमानेंट साउंड माइंड का। ओके, तो वो हम लोग को इससे पहले देखा था। सेक्शन 13 में क्या है, कॉन्सेंट दी है। कॉन्सेंट में क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है प्रॉमिस एंड प्रॉमिसिंग, उनका मीटिंग ऑफ माइंड रहना चाहिए या दोनों भी सेम थिंग पे अग्री चाहिए। 14, कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आता है विदाउट 5 एलिमेंट्स वो कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहिए। 5 एलिमेंट्स, कोर्शन, अनइन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। आप क्या करेंगे, सेक्शन को थोड़ा सा मेमोराइज ही कर लो या ये सेक्शन को थोड़ा सा आप पाठन ही कर लो। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या प्रॉपरली देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, वॉइड अग्रीमेंट देखते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।